नमस्कार। मैं शैलेंद्र गिरहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय साइलेंसर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व पेपर का रीड कॉलिंग टॉपिक। और रीड कॉलिंग टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको रिपीटिशन को देखने को मिलता है सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है रीतकाल का कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं। तो कौन से हैं? बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण। ये सभी कैसे हैं दोस्तों? ये सभी रीतकालीन कवि हैं। अब दोस्तों, जो रीतकाल के कवि होते हैं, इनके सभी नामों को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और इनको आप लर्न कर जाइए। जैसे बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी रीतकालीन कवि हैं। और रीतकालीन कवि हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से रीतकालीन कवि हैं। किसी एक नाम उठा लेगा, 4 ऑप्शन देगा, 3 किसी और के रहेंगे और चौथे रीतकाल के रहेंगे। तो नाम आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि रीतकालीन कवि के नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से कवि रीतकाल में थे दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन है कि केशवदास, आपका ऑप्शन सही होगा कि केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अब देखिए, इनका केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में, सेनापति का 1589 में, देव का 1673 में, पद्माकर का 1753 ईस्वी में। और सभी रीतकालीन कवि हैं दोस्तों। फिर आता है रीतकाल के प्रमुख कवियों में कौन है? मतिराम। जो क्वेश्चन अभी देखिए पूछा गया ना, उसमें से जो ऑप्शन थे अब मतिराम को दे दिया गया है, रीतकालीन कवि हैं, बाकी सभी अलग अलग पार्ट के हैं। तो इसलिए रीतकाल के जितने कवि हैं सबके नामों को लर्न कर लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। फिर इसमें देखिए रहीम, घनानंद, रसलीन ठाकुर। ठीक है, रहीम, घनानंद, रसलीन ठाकुर, इनका जन्म देखिए, रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में, घनानंद का 1689 में, रसलीन का 1696 में और ठाकुर का 1776 ईस्वी में, और केशवदास का 1555 में, सेनापति का 1589 में। अब फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, बच्चन सिंह के अनुसार घनानंद यानी घन आनंद का जन्म काल 1673 में तथा नागेंद्र के अनुसार रसलीन का जन्म 1699 ईस्वी में है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। कभी कभी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछ लेता है दोस्तों। तो रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी रसलीन। निम्नलिखित कवियों का जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? अब बिहारी, भूषण, मतिराम, देव, ये सब क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे जाते हैं तो इसको आप क्रम से ही देख लीजिएगा कि कौन से हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बिहारी, भूषण, मतिराम, देव। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, कह रहा है कि कवियों का जीवन काल आरोही क्रम में इस प्रकार है। बिहारी हो गए, मतिराम, भूषण, देव, उपयुक्त तो सभी कवि रीतकाल के सिद्ध कवि माने जाते हैं। अब रीतकाल को अभी 3 पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है, और जिसके नाम अभी देखेंगे हम। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को रीत सिद्ध माना है उन्हें डॉक्टर नागेंद्र संपादित इतिहास ग्रंथ में रीतबद्ध माना है। ठीक है दोस्तों। अब रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या थी? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। देखिए दोस्तों, इसमें डिटेल थोड़ा देख लेते हैं कि रीतकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम, तोष, रसलीन प्रभृत अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रही है दोस्तों। फिर कहता है रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ये श्रृंगार। रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? किसमें? श्रृंगार में। और रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। कौन सा गलत है? ये गलत है आपका रीतकाल में प्राकृत का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। रीतकाल का प्राकृत का आलम्बन रूप में है, ये गलत है। बाकी सही क्या है? रीतकाल में अलंकार की प्रधानता थी। रीतकाल में क्या? अलंकरण की प्रधानता थी। और क्या? ब्रजभाषा, प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रजभाषा थी। और लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी। ठीक। और दोस्तों, और इसके बाद डिटेल देखते हैं। रीतकाल में स्वतंत्र अवलंबन रूप में प्राकृत चित्रण बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, बहुत ही कम हुआ है। रीतकाल की अन्य विशेषता कौन कौन सी थी? लक्षण ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार चित्रण, वीर रस, भक्त रस, नीति काव्य, ब्रजभाषा का उत्कर्ष, अलंकारिता, विविध काव्य रूप।
फिर रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ये थी दोस्तों ब्रजभाषा थी। रीतकालीन कवियों की काव्य के रूप में ब्रजभाषा के विकास में घनानंद बिहारी, मतिराम पद्माकर देव, भिखारी देव का नाम उल्लेखनीय है। ठीक, अब ये सब नाम लर्न होना चाहिए। क्या ब्रजभाषा के विकास में किसका? घनानंद बिहारी, मतिराम पद्माकर देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने मिथक तोड़ा कि ब्रजभाषा की रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। यानी भिखारी दास ने यह मिथक को तोड़ा कि ब्रज में रहना ब्रज में रहकर ही ब्रजभाषा में रचना करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए ब्रजभाषा है ब्रजवास ही अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की वाणी सो जान्यो। फिर रीत योगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा? सवैया। रीत योगिन कवियों में पारंपरिक छंदों का प्रयोग बहुलता से किया गया, जिनमें कवित, सवैया इत्यादि थे। ठीक है, क्या थे? कवित, सवैया, दोहा इत्यादि थे, किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया। दोस्तों फिर आता है ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा। ब्रजभाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? ये कहा है द्विजदेव के बारे में। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विजदेव यानी महाराज मान सिंह के संदर्भ में लिखते हैं कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस अभावमयी फुटकर रचनाएं कविता फिर दुर्लभ हो गई। द्विजदेव की दो पुस्तकें हैं, कौन कौन से? श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार लतिका। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि श्रृंगार बतीसी किसकी है, श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विजदेव की। द्विजदेव का दूसरा नाम क्या है? महाराज मान सिंह। फिर दोस्तों आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। ठीक है, रीत काल का, अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसको घुमा घुमा के भी पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको डिटेल से आप बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीत काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि डॉक्टर भगीरथ मिश्र तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माने हैं। केशवदास को माना। चिंतामणि ने रीत को काव्य का स्वभाव कहा है, देव ने रीत को काव्य का द्वार कहा है। ठीक है, अब देखिए चिंतामणि ने रीत को क्या कहें? काव्य का स्वभाव। देव ने रीत को क्या कहा? काव्य का द्वार। पूछा जाता है काव्य का द्वार किसने कहा? देव ने। काव्य का स्वभाव किसने कहा? चिंतामणि ने। ठीक है, रीत काल का प्रवर्तक भगीरथ मिश्र और आचार्य विश्वनाथ ने रीत काल का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य केशवदास को। रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? चिंतामणि को। और रीत ग्रंथों के परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि की त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक और काव्य कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों पर पूरा निरूपण किया। पिंगल या छंदशास्त्र भी एक पुस्तक लिखी। पिंगल या छंदशास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल के प्रवर्तक किसे दिया है? चिंतामणि को। देखिए क्वेश्चन आ गया है। और रीत काल का समय क्या था दोस्तों? 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीत काल का समय था दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का समावधि कितना मानते हैं दोस्तों? ये मानते हैं 200 वर्ष मानते हुए। उनकी समय सीमा कितनी थी? 1700 से 1900 विक्रम संवत, अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी मानते हैं। विक्रम संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का डिफरेंस होता है दोस्तों। यानी ईस्वी में अगर आप 57 साल ऐड कर देते हैं, 57 वर्ष ऐड कर देंगे तो विक्रम संवत में चले जाएंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त तथा डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे इत्यादि रीत काल के प्रारंभ 1600 से मानते हैं। ठीक है, ये 1700 आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1743 से मानते हैं, 1643 से मानते हैं ईस्वी, 1643 ईस्वी से मानते हैं। जबकि गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, ठीक है, राम रतन भटनागर, रामाशंकर शुक्ल, राम खिलावन पांडे ये 1600 ईस्वी से मानते हैं दोस्तों।
तो मतभेद है सबके अंदर। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है कब से? 1700 से 1900 विक्रम संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतकाल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? रीतकाल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल लगभग 1643 से 1843 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कही। किसको? रीतकाल को। देखिए दोस्तों, रीतकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इस युग में रीत ग्रंथों की बहुलता देखकर ही रीतकाल नाम दिया। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इसको क्या नाम देते हैं? अलंकृत काल कहते हैं। मिश्र बंधु कौन थे? 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ये 3 भाई थे। इन 3 भाई को कंबाइंड रूप से क्या कहा था? मिश्र बंधु कहा जाता है। इन्होंने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल कहा। ठीक, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? रीतकाल को कला काल कहे। आदिकाल को जय काल कहकर संबोधित किया। ठीक है, इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ वर्मा, जय किशन प्रसाद खंडेवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है। फिर नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य के रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? श्रृंगार काल कौन के? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहे हैं। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल कहा है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी ऊपर हम लोग देखें दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। ठीक है, अभी हम लोग देखें ना, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि रीतकाल को कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कला काल कहे। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल कहते हैं किसको? रीतकाल को कहते हैं। रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा दोस्तों? ये कहे मिश्र बंधु ने। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु। देखिए दोस्तों, पहले ये पीजीटी में पूछा गया, एलटी ग्रेड में पूछा गया, फिर टीजीटी में पूछा गया, एनबीएस में पूछा गया, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपको बार बार, इसलिए प्रीवियस ईयर को जरूर करके जाइए। इनमें से किसने आदिकाल को जय काल और रीतकाल को कला काल कहा? किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल और रीतकाल को क्या कहे हैं? कला काल कहें दोस्तों। फिर देखिए, अब रीतबद्ध आ जाता है दोस्तों। रीतबद्ध के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देख लेते हैं। रीतकालीन कवि केशव दास की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ठीक है, रीतकालीन कवि केशव दास की इसमें कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो इसकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसे नीचे हम देखते हैं। फिर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास केवल 2 ही प्रबंध काव्य लिखे हैं। ठीक है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशवदास ने केवल 2 ही प्रबंध काव्य लिखे हैं, जिनमें से एक का नाम है वीर सिंह देव चरित्र, दूसरा नाम है रामचंद्र का। हालांकि कवि प्रिया, रसिक प्रिया भी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं केशवदास की जो रचनाएं हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है, वीर सिंह देव चरित्र है, रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, विज्ञान गीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं, इनके ये जो साइड में है भी, इसको ना ध्यान में रखिए उतना, लेकिन ये तो बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए कि केशवदास की रचनाएं क्या क्या हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता। पूछा जाता है दोस्तों कि केशवदास की रचनाएं, ऐसे पूछा विज्ञान गीता कौन लिखा? केशवदास। जहांगीर जस चंद्रिका के कवि कौन से हैं? केशवदास। रत्न बावनी के केशवदास। वीर सिंह देव चरित्र के कौन है? केशवदास। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ठीक है, केशवदास। अब दोस्तों देखते हैं रामचंद्रिका जो है ये 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध महाकाव्य है। अब देखिए ये प्रबंध, ये महाकाव्य जो जैसे रामचंद्रिका हो गया, और रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य हो गया, और वीर सिंह देव चरित्र प्रबंध काव्य हो गया। रतन बावनी मुक्तक काव्य है, जहांगीर चंद्र का ये भी मुक्तक काव्य है, विज्ञान गीता भी मुक्तक है। 3 हो गए प्रबंध काव्य और 3 हो गए मुक्तक काव्य। तो इन सबको आपको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। फिर आता है
उपयुक्त प्रकार स्पष्ट है क्यों विकल्प त्रुटि पर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस प्रश्न के विकल्प सी दिया जो सही नहीं है। ठीक है, जैसे इसका उन्होंने दिया था रसिक प्रिया प्रबंध काव्य, जो कि सही नहीं है क्योंकि रामचंद्रिका भी प्रबंध काव्य में आ जाएगा, और वीर सिंह देव चरित्र भी आ जाएंगे, प्रबंध काव्य नहीं है, जो कि रसिक प्रिया है ना प्रबंध काव्य, इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए, इस रचना को छंदों का अजायब घर, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है दोस्तों। केशवदास रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, केशवदास रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। किसको? केशवदास को। केशवदास को क्या? हिंदी और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और राजनीति में के भी ज्ञाता थे। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक छंदमाला और कविप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका। इन अभी हम लोग ये सब देखें ऊपर। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। ठीक है, रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला रीत ग्रंथ है। इनमें क्रम से 9 रसों, अलंकार तो छंदों का निरूपण किया गया है। और फिर आता है रामचंद्रिका में राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं का प्रशस्त विषयक ग्रंथ है। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपनामों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश हैं। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में कितने हैं? 16 प्रकाश हैं। फिर विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नक्सिक मुक्तब काव्य हैं। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहे हैं? कठिन काव्य का प्रेत। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? भाषाभूषण। निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? भाषाभूषण। ये केशव का ग्रंथ नहीं है। बाकी ये देखिए, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, ये तो है ही। रामचंद्रिका के कवि कौन से हैं? तुलसीदास रामचंद्रिका के कवि हैं। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विज्ञान गीता। केशव। और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। रामचंद्रिका किस कृति की कवि हैं? रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास की। देखिए वही सब क्वेश्चन है। क्या प्रिया की रचना के नाम बताइए? केशवदास। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया, जो कि केशवदास की है। हिंदी की रस रीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया। विज्ञान गीता के लेखक केशवदास। विज्ञान गीता की रचना किसने किया है दोस्तों? ये किए हैं केशवदास जी। विज्ञान गीता की रचना केशवदास ने किया है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? केशवदास द्वारा। विज्ञान गीता केशवदास ने लिखा है। विज्ञान गीता केशवदास की कृति है। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है दोस्तों, और इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर करके जरूर जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? अब देखिए भाषाभूषण, ये फिर रिपीट हुआ अभी। अब ये है ना, अगर आपको पता है केशव की रचना कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका है, भाषाभूषण नहीं है, भूषण का है, तो आप तुरंत यहाँ पता चल जाएगा कि किसका है। भाषाभूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। भाषाभूषण भाषाभूषण जो है महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषय ग्रंथ है। ठीक है, भाषाभूषण अलंकार विषय ग्रंथ है। शेष रचना केशवदास की। भाषाभूषण चंद्रालोक शैली में लिखा गया। अब भाषाभूषण किस में लिखा गया? चंद्रालोक शैली में लिखा गया, जो कि 212 दोहों का ग्रंथ है। जिसे 5 प्रकाश में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया है। इनमें से कौन सी कृत केशवदास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, ये केशवदास की नहीं है। अनेकार्थ मंजरी नंददास की कृति, शेष रचना केशवदास की है। हिंदी का प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से दोस्तों? केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से दोस्तों? ये हैं केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन माने थे?
केशवदास माने जाते हैं। और केशवदास का उपनाम वेदंती मिश्र है। इनकी रीत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जसचंद्र का, रतन बावनी, विज्ञान गीता, रामचंद्र का, वीर सिंह देवचरित इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है दोस्तों? ये केशवदास का है। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ये कथन केशवदास का है। भाषा बोली न जाने जिनके कुल के दास, ते ही भाषा कविता करी जड़वत केशवदास। इन पंक्तियों का संबंध केशवदास से है, जिनके माध्यम से ये व्यक्ति करते हैं कि उनका परिवार में बोलचाल की भाषा संस्कृत ही प्रयुक्त होती थी, लेकिन लोक भाषा यानी कि हिंदी में कोई बातचीत तक नहीं करता था। उसी लोक भाषा में केशवदास ने कविता की रचना की। बहुत बढ़िया काम किए थे दोस्तों ये। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई हैं? जद्यप सुजत सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवित भाषा वीणा विराजयी कविता बंदामित, ये भी केशवदास की है दोस्तों। ये सब जो पंक्तियाँ हैं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखिए टीजीटी में पूछा भी गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी पंक्तियों को भी ध्यान में रखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास जी की, उन्होंने काव्य में अलंकारों को प्रतिपादित करते हुए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत की। जद्यप सुजति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्ति भाषण वीणा विरजयी कविता बिनता मित्र, पंक्तियों ठीक, ये किसकी है? केशवदास की। फिर वही क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया। जद्यप सुजात सुलक्षणी सुव्रत सरस सुवृत्ति भूषण वीणा विराजयी कविता बनता मित्र, किस रीतकाल की कवि हैं? केशवदास। भूषण वीणा विराजयी कविता बनता मित्र, ये भी केशवदास की। बहुत सही। वही क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ रहा है। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? श्रृंगार काल भैया कौन कहे थे? ये कहते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतकाल को श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। ठीक है। अब देखिए रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास की ग्रंथ की भूमिका में लिखा है, यदि इस काल की रचना रस के विचार से कोई श्रृंगार कहे तो कह सकते हैं। अच्छा, इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकते हैं, मतलब इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। अब देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है। बी माने हैं। अच्छा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उत्तर प्रदेश आयोग इसको क्या माना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र माने हैं, लेकिन सुझाव कौन दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य भिखारीदास के प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा भैया? बी और डी, यानी काव्य निर्माण रस सारांश। आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्माण रस सारांश आचार्य भिखारीदास कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है दोस्तों। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये हैं भिखारीदास। भिखारीदास रीतकाल के रीतबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, भिखारीदास जो हैं रीतकाल के रीतबद्ध काव्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंगा में तथा मृत्यु बिहार आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, जन्म प्रतापगढ़ में, मृत्यु आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुआ था। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारीदास द्वारा लिखे गए अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद्रावण, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सत्य। बहुत इंपॉर्टेंट शतरंज सत्य दोस्तों पूछा जाता है। रस सारांश में नायक नायिका भेद, श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन। अतः विकल्प 2 कौन कौन से? बी और डी सही हैं दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? भाषाभूषण। ठीक, अभी हमने ऊपर पढ़ा, भाषाभूषण नहीं है। और रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय भिखारीदास की दोस्तों। इनमें से कौन सा रीतबद्ध कवि है? भिखारीदास रीतबद्ध कवि हो जाते हैं। फिर आता आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका शतरंज सत्य कृत के रचनाकार कौन है? भिखारीदास हैं। भिखारीदास की रचना कौन सी है? काव्य निर्णय। रस कविता का अंग
कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्तियाँ किसकी है? भिखारीदास की दोस्तों। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द करो कवित विभुत कहत सब कोई। ये किसकी है? चिंतामणि की है। ठीक है, अब देखिए काव्य की उपयुक्त परिभाषा रीतकालीन कवि चिंतामणि द्वारा दी गई है। चिंतामणि मतराम तथा भूषण के सहोदर थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना कवि कुल कल्पतरु में काव्य गुण अलंकार शब्द इत्यादि काव्य शास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। ठीक है, चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार मंजरी रचना में इन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार मंजरी उन्होंने नायिका भेद का वर्णन किया। रसमंजरी इनका आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। रसमंजरी आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है और श्रृंगार मंजरी रचना में इन्होंने नायिका भेद वर्णन किया है। कवि कुल कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रसमंजरी की प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों आगे चलते हैं कि आगे दोस्तों आपका है पवन मया कर घूघट टार्यो दया करी दामिनी दीप दिखायो। काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? यह है नेह नागरीदास की। पवन मया कर घूघट टारो दया करी दामिनी दीप दिखायो। काव्य पंक्तियाँ किसकी है? नेही नागरीदास की हैं उपयुक्त पंक्तियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता नेही नागरीदास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस नाम के कई कवि हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्ण गढ़ नरेश महाराज सावंत हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ इन्हीं की हैं। नागरीदास की रचनाएं श्रृंगार सार भक्तिसार सुजानंद मनोरथ मंजरी जुगल भक्ति विनोद। ठीक है, श्रृंगार सार भक्तिसार सुजानंद मनोहर मंजरी जुगल भक्ति विनोद। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो खेल करी जनो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर की। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता रीतकालीन कवि ठाकुर है। रीतकालीन के नाम ठाकुर ठीक 2 अश्विनी के ब्राह्मण थे तथा बुंदेलखंडी का रस है। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। कौन है? अलंकार ग्रंथ। रीतकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ठीक है, अलंकार ग्रंथ हो गया। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई हैं जिनका प्रमुख जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ था। ललित ललाम इनका अलंकार निरूपण करने वाला ग्रंथ है। मतिराम के काव्य ग्रंथ कौन से? फूल मंजरी रसमंजरी मतिराम सतसई साहित्यसार लक्षण ग्रंथ है। निम्न से फूल मंजरी की रचना किसने किया है? मतिराम ने किया है। फूल मंजरी की रचना किसने किया? मतिराम ने किया है। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केशवदास रीत मुक्त धारा के कवि हैं। ये असत्य हैं। रीतबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। सही है। चलिए डिटेल देख लेते हैं यहाँ से। कह रहा कि केशवदास रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। केशवदास किसके हैं भैया? रीतबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। अतः स्पष्ट कि उपयुक्त विकल्प डी असत्य है। ठीक है, रीतबद्ध धारा के कवियों ने अलंकार नायिका भेद आदि का लक्षण बताकर उनकी उदाहरण स्वरूप काव्य रचा है, जैसे केशवदास पद्माकर मतिराम है। मूलतः ये कवि थे हिंदी केशवदास के प्रथम आचार्य। मूलतः ये कवि थे केशव हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, केशव क्या है? हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। दोस्तों वे काव्य में अलंकारों को अधिक महत्व देते हैं। वे काव्य में अलंकारों को अधिक क्या देते हैं? महत्व देते हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? रीतबद्ध कवि। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? किसमें? रीतबद्ध में। फिर दोस्तों रीतकालीन कवि भूषण की कविता के प्रमुख संवेदनात्मक स्वर कौन सा है? प्रशस्ति परक। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर कौन सा है? प्रशस्ति परक है। दोस्तों रीतकालीन कवि भूषण की कविता का प्रमुख संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति परक वीर रसपूर्ण है। भूषण रीतबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। दोस्तों भूषण के बारे में देखते हैं। भूषण से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। भूषण से दोस्तों देखिए काव्य ग्रंथ इनका क्या है इंपॉर्टेंट? शिवराज भूषण इन्होंने लिखा। शिवा बावनी ने इन्होंने लिखा। छत्रदास दशक ने इन्होंने लिखा। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा,
देखिए इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, भूषण है तो शिवराज भूषण, भूषण लगा है, भूषण उल्लास, भूषण लगा है, दूषण, भूषण दूषण, भूषण हजारा, ये तो ऐसे हो गया। बस शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दो अलग हैं, थोड़ा सा माइंड में रख के लर्न कर लीजिए। भूषण, अब देखिए भूषण के नायक शिवाजी छत्रसाल, क्योंकि इन्हीं के दरबार में, दोनों लोग के दरबार में रहे हैं, इसलिए इनके नायक ये हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आश्रयदाता छत्रसाल शिवाजी, वही चीज़ें हैं कि शिवाजी छत्रसाल इनके नायक हो गए, आश्रयदाता छत्रसाल और शिवाजी हो जाते हैं। वास्तविक नाम क्या था भूषण का? घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, जबकि भूषण उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। ठीक, इनका नाम घनश्याम था और भूषण उपाधि कौन दिए थे? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिए थे। और शिवराज भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शिवराज भूषण जो है कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपक ग्रंथ है दोस्तों। फिर आता है भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। भूषण चिंतामणि मोतीराम के भाई थे। भूषण कौन थे? इस चिंतामणि और मोतीराम जो थे उनके भाई हैं। भूषण, अच्छा, चिंतामणि मोतीराम के भाई हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया? अभी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को, ठीक है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया? ये दिए हैं सोलंकी राजा रुद्र ने। अब इनके बारे में डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भूषण हिंदी रीतकालीन के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। चित्रकूट हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दिया है दोस्तों। और भूषण 1627 से 1680 तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। इनका छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का उल्लेख भी मिलता है। ये रीतकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक तीन ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। मतलब ये 6 लिखे थे, 3 उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है दोस्तों? भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? भूषण जी लिखे हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन से हैं? भूषण। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा, बहुत बार हो रहा। रीतकाल के उस कवि का नाम बताया जिसने वीर रस की कविता में लिखी है, वीर रस में कविता लिखी है, भूषण जी ने। रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? भूषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि भूषण दो राजाओं के दरबारी कब थे? इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे से कौन थे? दूसरे से हो जाएंगे छत्रसाल। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना है क्या है? छत्रसाल दशक। महाकवि भूषण की रचना क्या है? छत्रसाल दशक। अब देखिए रेणुका रामधारी लिखे हैं, दीपशिखा माधवी वर्मा लिखे हैं, चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी लिखे हैं। ये आप पढ़ेंगे उसमें आधुनिक काल में, ठीक है। और छत्रसाल क्या लिखे हैं? भूषण। भूषण लिखे हैं छत्रसाल। देखिए यहाँ दिया भी है, छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है, जबकि रेणुका की रचना रामधारी सिंह दिनकर, चिदम्बरा की रचना सुमित्रानंदन पंत और दीपशिखा की रचना कौन किए थे? महादेवी वर्मा ने की है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है दोस्तों? अलंकार का। शिवराज भूषण के आचार तत्व को सिद्ध करने वाला अलंकार ग्रंथ है जो सुबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश भक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण करने वाले, चलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है क्या? शिवराज भूषण। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक शिवराज भूषण हो गया। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज भूषण, देखिए शिवराज भूषण कवि द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें से 100 शब्दालंकार तथा 5 अर्थालंकार अर्थात 105 अलंकारों का वर्णन किया है। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कविभूषण की उपाधि दिया था। इसे पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भूषण के बारे में कहा जाता है कि ग्रंथ भूषण
उल्लास, दूसर उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ठीक है, ये भूषण की रचनाएं हो जाती हैं। और इनके नायक शिवाजी छत्रसाल हैं, क्योंकि इनके दरबार में रहते थे तो इन्हीं का वर्णन किया है। भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि थे, ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर आता है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इनमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि कहा है? भूषण, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में लिखा कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा का अनुसरण मात्र नहीं है। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की वंदना भूषण ने की है। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक। कविगंग का जन्म स्थान कहाँ हुआ था दोस्तों? इटावा में हुआ था। कविगंग का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इटावा में। कविगंग रीतकालीन काव्य परंपरा के कवि हैं। ये इटावा जिला की एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था, ठीक। गंग का प्रमुख ग्रंथ है गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, ठीक है। तो गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंग किस राजा के दरबारी कब थे? तो अकबर। गंग किस राजा के दरबारी कब थे? अकबर के। यहाँ से देख लेते हैं। गंग जो है ब्राह्मण थे। गंग कैसे थे? ब्राह्मण थे। अकबर के दरबारी कब थे? गंग एक ब्राह्मण थे, लेकिन रहते कहाँ थे? अकबर के दरबार में। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल के सभी के प्रिय भी थे। कहा जाता है कि अपनी अस्पष्टवादिता के कारण जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और इन्हें हाथी से कुचलवा दिया, ठीक। और भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा, तुलसी गंग दो है सुखबिन के सरदार, ठीक है। तुलसी गंग दो है सुखबिन के सरदार। गंग किसके दरबारी कब थे? अकबर के। नैन नचाए कहो मुस्काई, लैला फिर आयो खेलन होरी, पंक्ति के कवि कौन है? पद्माकर, ठीक। नैन नचाए कहो मुस्काई, लैला आयो फिर खेलन होरी, ये लिखे हैं पद्माकर दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्माकर की हैं। ये होली विषयक समयक है। पद्माकर का जन्म विक्रम संवत 1810 में बादा में, कुछ इतिहासकारों के अनुसार सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। पद्माकर को रीतकालीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। अंतिम समय निकट जान पद्माकर जी कानपुर गंगा तट चले और वहाँ अपने जीवन के 7 वर्ष पूरे किए। अपनी प्रसिद्ध रचना गंग लहरी इन्होंने इसी समय बीच रची है। उसके बाद पद्माकर का जगत विनोद काव्य रसकों और अभ्यास दोनों का कंठार रहा। आगे चलते हैं। नैन नचाए कहे मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? पद्माकर की पूछी जाती हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रीतकालीन का। फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।